नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है व्यवसायिक खतरे। व्यवसायिक खतरों के अंदर हम अलग अलग प्रकार के जो हैं वो खतरों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भौतिक खतरों की बात करेंगे। भौतिक खतरों में जो है वो पहला जो है आपका वो है, भौतिक खतरों में पहला है शोर। दोस्तों, डिस्टोर्शन जो होता है, शोर जो होता है, उससे आप सबको पता होना चाहिए कि शोर से जो है ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है और ध्वनि प्रदूषण से जो है हमारे को सुनने से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। आपने देखा भी होगा कि कई जगह जो है ऐसी कंपनियां होती है, ऐसी फैक्ट्रियां होती है, ऐसे जो है वो कई प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें बहुत सारा शोर होता है। तो शोर होता है तो उससे जो है वो व्यक्ति के बहरे होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसलिए उनके कानों के प्रोटेक्शन के लिए ईयर प्रोटेक्शन जो है वो मोस्टली जो है वो प्रत्येक कर्मचारी के लिए जो है वो लागू किए जाते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा, इस प्रकार से जो है हेडफोन की तरह दिखता है और इस प्रकार से जो है हेडफोन से जो दिखने वाले जो हैं इनके लिए नीचे लिखा हुआ होता है यहाँ पर कि ईयर प्रोटेक्शन, यानी कि कानों की सुरक्षा के लिए। तो जाहिर सी बात है, जहां पर ध्वनि प्रदूषण ज्यादा पैदा हो रहा है वहां पर कानों की सुरक्षा के लिए अपन इसको काम में लेंगे। दूसरी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर गर्म या ठंडा। दोस्तों, अलग अलग इंडस्ट्री में हमारे को काम करना होता है। तो कई इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी भट्टी के पास में जो है वो कोई कार्य कर रहे हैं, तो भट्टी के पास में कार्य कर रहे हो, वहां पर हमेशा गर्मी रहने वाली है। और कई बार तो जो है वो ढलाई जैसे कार्य होते हैं, वहां पर गरम गरम जो है वो किसी प्रकार के एंगल या सरिये जो है वो निकाले जाते हैं। तो उनसे भी बचने के लिए अपने को क्या करना होता है, यहाँ पर उनसे बचने के लिए कॉटन वगैरह जो है वो बांध करके रखते हैं, या फिर विशेष तौर से जो है वो पेड़ आते हैं, वो पेड़ जो है हाथों पर या पैरों के ऊपर जो है वो बांध दिए जाते हैं, जिससे कि उनसे जो मिलने वाली गर्मी थी उससे बचा जा सके। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि गर्मी जो है वो ज्यादा रहती है तो उससे जो है वो कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए एक विशेष प्रकार के पीपीई किट भी होते हैं जो गर्मी से बचाने का कार्य करते हैं। तो पीपीई किट का भी अपने को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है वो गर्म और ठंडा दोनों ही प्रकार का कार्य होता है। तो दोनों ही प्रकार की चीजों से हमारे को बचने के लिए जो है विशेष प्रकार की एक ड्रेस डिजाइन करी जाती है, वो हमारे को पहननी होती है। इसी प्रकार से मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर आगे कंपन के बारे में। दोस्तों, कंपन का मतलब यहाँ पर है वाइब्रेशन से। कंपन आप सबको पता होना चाहिए कि फैक्ट्री एरिया के अंदर आप कभी गए हो या आपका जाने का कभी मौका पड़े तो आप इस चीज को जरूर महसूस करें कि वहां पर आप देखे होंगे कि कंपन के कारण जो है वो वस्तुएं जो है वो थोड़ी बहुत हिलती रहती है। और दोस्तों, ये जो है एक तरह से खतरा क्यों है, क्योंकि कंपनशील क्षेत्र में आप यदि लगातार काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपके जो है कोई हार्ट से संबंधित डिजीज जो है वो हो सकती है, या कई प्रकार की जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ने वाले होते हैं। तो उनके लिए जो है यहाँ पर अपने को सजग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जो है कंपन से मतलब यानी वाइब्रेशन से मतलब जो है वो कई प्रकार के खतरे हैं। मशीनों के वाइब्रेशन करने से हमारे शरीर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, उनसे हैं। आगे फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर विकिरण की। तो विकिरण का आपने कभी लेजर बीम का खतरा सुना होगा, या फिर और भी कई प्रकार के जो है वो विकिरणों से जो है वो हमारी आंखों के ऊपर भी जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क के ऊपर भी, स्किन जो है उसकी स्किन के ऊपर भी कई प्रकार के जो है वो डिजीज हो जाया करते हैं। तो इसीलिए इनसे बचने के लिए हमारे को यहाँ इस खतरे के प्रति सजग होने की जरूरत है। यानी विकिरण से बचने के लिए सीधा सा है दोस्तों कि आपको जो है वो एक विशेष प्रकार का पीपीई किट पहनना पड़ेगा, जिससे आप जो है वो विकिरणों से बच सकते हैं। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर प्रदीपन। तो प्रदीपन से मतलब है दोस्तों, यहाँ पर प्रदीपन जो है वो रोशनी से मतलब है। आप यदि लगातार रोशनी के अंदर रह करके कार्य करते हैं तो हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर भी जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए। तो इसलिए जो है हमारे को लगातार रोशनी में काम करने से बचना चाहिए। और यदि आपको लगातार रोशनी के ऊपर काम करना पड़ रहा है या रोशनी में काम किया जाना पड़ रहा है तो खास तौर से आप आंखों का प्रोटेक्शन जरूर करें। आपने देखा होगा कि लगातार जो कंप्यूटर के ऊपर कोई कार्य कर रहा है या लैपटॉप पे कोई काम कर रहा है तो उसकी आंखें जो है वो खराब हो जाती है या मोतियाबिंद वगैरह हो जाता है। तो इसलिए सीधी सी बात है
कि आपको आंखों का जो है वो प्रोटेक्शन रखना है। आप जो है वो इन रोशनी से जो है वो आंखों पे पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को खत्म करने के लिए आप चश्मे का यूज कर सकते हो। इसीलिए अपने को जो है वो इस प्रकार के खतरों के प्रति भी सजग रहने की जरूरत है। आगे फिर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, अब जो खतरे हैं अपने वो है रासायनिक खतरे। रासायनिक खतरों से यहाँ पर क्या मतलब है? रासायनिक खतरों में पहला है आपका ज्वलनशील, क्योंकि कुछ ऐसे खतरे होते हैं जिस वर्कशॉप में या जिस कंपनी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो उसका जो वर्कशॉप था या उसका जो स्टोरेज हाउस था उसके अंदर आप काम कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो है वो आज ज्वलनशील पड़ी हैं और आप वहीं पर जो है काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी हादसे के कारण जो है वो ज्वलनशील पदार्थ जो है वो जलने लग जाए, उनमें आग लग जाए और आप भी उनकी चपेट में आ जाए। तो ऐसे खतरों से जो है आपको हमेशा क्या है, सजग रहने की जरूरत है। मान लीजिए आपने यदि वहीं पर आप काम कर रहे हो ज्वलनशील पदार्थों के पास में, किसी भी दुर्घटना के कारण जो है हो सकता है कि वहां पर किसी प्रकार से जो है वो आग वगैरह लग जाए, तो आपको जो है हमेशा ये सजग रह कर काम करना है कि वहां पर कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं पड़ा है, कोई सिलेंडर तो नहीं पड़े हैं, कोई पेट्रोल वगैरह तो नहीं पड़ा है, या फिर कोई किसी प्रकार का ज्वलनशील ऑयल तो नहीं पड़ा है, या और कोई विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं पड़ा है। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। आगे फिर हम बात करेंगे विस्फोटक पदार्थों की। तो आप सबको पता होना चाहिए कि गैस, पेट्रोल, डीजल जो है वो भी एक तरह से क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। तो इनकी यदि मौजूदगी है तो वहां पर आपको वेल्डिंग या ग्राइंडिंग ऐसे कार्य तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। यदि आपको करना आवश्यक है तो पहले से जो है आपको इसके प्रति सजग होना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है वो गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं या पेट्रोल, डीजल है या फिर कोई और विस्फोटक पदार्थ जो है आपके पास में पड़ा हुआ है, तो उनसे दूर जाकर के अपने को काम करना पड़ेगा। तभी अपन जो है अपनी जीवन को भी बचा सकते हैं और अपनी कंपनी, फैक्ट्री को भी बचा सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर जो है वो खतरों के प्रति जो है वो सजग किया जा रहा है। आगे फिर मैं बात करूंगा यहाँ विषाक्त। विषाक्त से मतलब ये है दोस्तों कि हो सकता है कि कोई इस प्रकार की कोई जो है, मान लीजिए आप एक बार के लिए माने आप कि कोई यूरिया या डीटीडी पाउडर जो है, जो अपने खेतों में कीटनाशक पाउडर जो आता है उसकी कोई फैक्ट्री है, उसमें आप कोई काम कर रहे हैं। मान लीजिए वहां आप इलेक्ट्रीशियन ही है, उस फैक्ट्री में जाकर के अंदर भी जाकर के आपको काम करना पड़ता है। तो ऐसे में आप प्रॉपर जो है उस विषाक्त पाउडर जो है उससे बचने के लिए या विषाक्त जो गैसें वगैरह वहां पर छोड़ते हैं उनसे बचने के लिए आपको मास्क वगैरह लगा करके काम करने की जरूरत है। अन्यथा जो है आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, आपको जो है वो कई प्रकार की बीमारियां लग सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो है वो विषाक्त पदार्थों से होने वाले खतरों के प्रति जो है आपको सजग किया जा रहा है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर सहकारी से। सहकारी से मतलब यहाँ पर सहकारी से मतलब है कोरेसिव, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे जो है वो धुएं बन करके और उनका पदार्थ जो है वो लॉस होता रहता है, यानी कि क्षय होता रहता है, और इसीलिए इसको जो है आपने यहाँ पर क्या नाम दिया है, सहकारी नाम दिया है। तो हो सकता है कि किसी पदार्थ का जो है वो क्षय होता हो, तो ऐसे पदार्थों से अपने को बचने की जरूरत है। वो क्षय होकर के हो सकता है आपके शरीर के लिए जो है वो प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा हो, या हो सकता है आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार का हो जिसमें से क्षय होता रहता है, तो उससे जो है आपके शरीर के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ जाए। इसीलिए यहाँ पर जो है आपको खतरों के प्रति सजग किया जा रहा है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं दोस्तों बहुत सारे, आपने कोबाल्ट वगैरह का नाम भी सुना होगा। ये पदार्थ जो होते हैं इनमें एक तरह से जो है वो ये एक तरह से रेडिएशन क्रिएट करते हैं। ये रेडिएशन जो है वो कहीं ना कहीं अपने शरीर के ऊपर जो है वो कैंसर जैसी बीमारियों को न्योता देता है। तो इनसे हमारे को जो है वो बचने की बहुत जरूरत है। इसीलिए अपने को जो है इन खतरों के प्रति जो है वो सजग होने के लिए हम इन सब को पढ़ रहे हैं। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, आगे जो अपने खतरे हैं वो है जैविक खतरे। जैविक खतरों में दोस्तों यहाँ पर बताया गया आपको सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर वायरस, फिर फंगी, फिर प्लांट पेस्ट, फिर इन्फेक्शन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ बैक्टीरिया की और वायरस की। दोस्तों बैक्टीरिया और वायरस के लिए आप सबको पता होना चाहिए बैक्टीरिया जो है उसको आप हिंदी में जीवाणु कहते हैं और इसे जो है आप विषाणु कहते हैं। जीवाणु और विषाणु का आपने नाम सुना होगा।
परिभाषा जो है वो मोस्टली अपन जो है इस प्रकार से सीधे सरल शब्दों के अंदर ये पढ़ सकते हैं, जीवन के अणु। और यहां विषाणु के लिए जो है वो ये कहा जाता है विष के अणु। दोस्तों यहां पर जो ये बात कही गई है जीवन के अणु और विष के अणु, इसी से जो है वो जीवाणु और विषाणु को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर जीवन के अणु से मतलब जीवाणु से मतलब कि जीवाणु हमारे शरीर के लिए जो है वो लाभदायक भी होते हैं, लेकिन इनकी अधिकता और कमी जो है या फिर कुछ विशेष प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उनसे जो है हमारे शरीर को जो है वो रोग लगता है। बाकी सब प्रकार के जीवाणु जो है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आपने कभी नाम जरूर सुना होगा लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो दोस्तों आप सबको पता है कि एक प्रकार का जो है वो जीवाणु है और ये दही में जो है वो पाया जाता है। यानी आप जब दूध से दही जमाते हो तो उस समय जो है आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि लैक्टोबैसिलस जो है वो एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, और वो हमारे शरीर के लिए जो है वो लाभदायक है, वो किसी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। लेकिन आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि यहाँ जीवाणु जो है उनसे जो होने वाले जो रोग होते हैं उनका एक निश्चित जीवन क्रम होता है, और इसके लिए जो अपन मोस्टली जो है वो एंटीबायोटिक दवाइयां जो है उनको अपन ग्रहण करके उनके जीवन चक्र को जो है वो समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं विषाणु की बात करूं तो विषाणु जो होते हैं वो मोस्टली डीएनए, आरएनए में पाए जाते हैं। यानी कि ये जो वायरस होते हैं ये मोस्टली कहाँ, डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही जो है वो खतरनाक होते हैं, और ये जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी आगे से आगे पहुंचे जा सकते हैं। आपने कभी नाम जरूर सुना होगा कि विषाणु जो है यानी कि वायरस जनित जो बीमारी है उसमें आपने पोलियो के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा जो है आपने कभी कोरोना के लिए आपने जरूर सुना होगा, अभी आपने बहुत सारी जो है वो दिक्कतों का सामना भी किया है कोरोना के लिए। तो ये जो है कोरोना है या पोलियो जो है या आपका जो एड्स है, ये सब जो है वो कैसी बीमारियां हैं, ये विषाणु जनित है यानी कि वायरस जनित बीमारियां हैं। और वायरस जनित बीमारियां जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर फुंगी या फंगस या कवक, इस प्रकार के शब्दों से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो मर्त जीवी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनसे जो है ये मोस्टली आपने कभी इस प्रकार से बारिश के टाइम में जरूर देखा होगा, जिसको आप सांप की छतरी भी कह देते हैं। ये एक तरह से क्या है, ये फुंगी है, ये फंगस है, कवे, ये क्या है कि बहुत ही जो आपने उसके अंदर भी देखा होगा, इसको जो बासी रोटी होती है उस बासी रोटी के ऊपर भी आपने एक फफूंद भी बोल सकते हो आप इसको, उसके ऊपर आपने एक रुई जैसी जो है एक लेयर बन जाती है। तो यही जो है वो फुंगी, फंगस या कभी ये एक तरह से मर्त जीवी पदार्थ होते हैं और इन्हीं पर ये ग्रोथ करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे आगे अपन प्लांट पेस्ट की बात करेंगे। तो प्लांट पेस्ट जो होते हैं ये एक तरह से जो है वो पेड़ पौधों के अंदर प्रजीवन करने वाले कीट होते हैं। जैसे मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर मलेरिया की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मलेरिया जो है वो मच्छर वगैरह जो है वो यहीं पर इन पेड़ पौधों पर फूलते फलते हैं, तो इसलिए मैं उसकी बात कर सकता हूँ। इसके अलावा भी आपने कई प्रकार की जो फसलें होती है उन फसलों में बहुत सारे कीट पतंगे आपने देखे होंगे जो फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार के जो सभी जो है वो प्लांट पेस्ट की श्रेणी में आते हैं। आगे फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो है यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन जो है उसमें क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे छूने से जो है वो ये ट्रांसफर होते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो है वो कोई भी बीमारी जो होगी उसको फैलाते हैं या आगे से आगे इसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी ये सब जो है
इन्फेक्शन के अंदर आते हैं। यानी इंस्पेक्शन जो है वो एक तरह से क्या है कि छुआछूत टाइप की बीमारियां हैं, यानी एक दूसरे के छूने से जो है वो आगे से आगे जो है वो बढ़ती है। तो ये जो है आपका इन्फेक्शन के अंदर आएंगे और इन्हीं खतरों के प्रति जो है आप सभी को सजग होने की जरूरत है। इसीलिए जो है हम इन खतरों को पढ़ रहे हैं। आगे फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर शारीरिक खतरे। तो शारीरिक खतरे कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको बताया गया कि बढ़ती उम्र। मान लो आप किसी वर्कशॉप के अंदर कार्य कर रहे हो, कंपनी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हो और आपकी उम्र जो है वो ज्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात है आपकी कार्य क्षमता जो है, आपकी एफिशिएंसी जो है उसमें कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और इसीलिए तो आपने देखा होगा कि किसी कंपनी में 55 के बाद में रिटायरमेंट दे देते हैं, किसी में जो है 60 के बाद में रिटायरमेंट दे देते हैं। तो उसका रीजन यही है कि उसकी कार्य करने की जो क्षमता थी, उसकी एफिशिएंसी थी, उसमें कमी आ गई है और कमी आने के कारण जो है उसको जो है वो कंपनी से रिटायर कर दिया जाता है। या फिर मैं यहाँ ऐसे कह सकता हूँ कि कंपनियां जो है इसीलिए जो है वो युवाओं को भर्ती करती रहती है और फिर जो है जैसे जैसे एज ज्यादा होती है वैसे वैसे क्या करती है, उनकी छटनी कर देती है। उसका रीजन सीधी सी बात है कि कंपनी को चाहिए ज्यादा प्रॉफिट, और ज्यादा प्रॉफिट तब मिल सकता है जब आप एफिशिएंसी के साथ काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको लें। कुछ को नहीं भी निकालती है कंपनी, उनका सीधा सा रीजन ये है कि वो अच्छी क्षमता से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बढ़ती उम्र से मतलब यही है। दूसरी बात मैं बात करूंगा यहाँ पर, दूसरी बात हम बात करेंगे यहाँ पर बीमारी की। तो बीमारी जो है उसमें क्या है कि कोई भी आप वर्कशॉप में कार्य कर रहे हो या कंपनी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप यदि बीमार हैं तो अपना 100% नहीं दे पाएंगे, और ऐसे में जो है आप 100% नहीं दे पाओगे तो आपके साथ में दुर्घटना होने के भी जो है वो चांस बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बीमार व्यक्ति जो है उसको छुट्टी दे देनी चाहिए, उससे काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो बीमार होने के बाद में अपनी पूर्ण दक्षता के साथ में कार्य नहीं कर सकता है। आगे फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बुखार और थकावट की। तो ये भी एक तरह से क्या है, काम करने की जो क्षमता थी उसको प्रभावित करते हैं। इसीलिए जो है वो बुखार में या थकावट में जो है किसी व्यक्ति से अपन किसी प्रकार से कार्य नहीं करवाते हैं। कई बार क्या होता है कि कंपनियों के अंदर अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए जो है वो 8 घंटे की जगह जो है वो 12-12 घंटे 24-24 घंटे तक भी काम करवाया जाता है। तो उससे क्या होता है, कार्य यानी कि थकावट जो आ जाती है, जिससे कार्य क्षमता में उसमें गिरावट आएगी और हो सकता है कि कोई हादसा भी हो जाए। तो ऐसे हमारे को नहीं करना चाहिए और इन्हीं खतरों के प्रति जो है हमें सजग किया जा रहा है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर मनोवैज्ञानिक खतरे क्या है। मनोवैज्ञानिक यानी जो दिमाग के ऊपर जो है ना वो प्रभावित करते हैं। जैसे मैं पहले बात करूं गलत प्रवृत्ति, तो गलत प्रवृत्ति जो है व्यक्ति की होगी तो उसकी कार्य करने के अंदर जो है पूरी दक्षता नहीं होगी उसकी, और हो सकता है वो किसी को जो है गलत प्रवृत्ति के कारण जो है वो किसी को किसी मशीनरी के साथ में कोई एक्सीडेंट का जन्म दे दे, या फिर हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट को खराब कर दे, या फिर हो सकता है कि किसी प्रकार से जो है वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए समय पर। तो ऐसी चीजें जो है वो गलत प्रवृत्ति के कारण हो सकती है। आगे फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर धूम्रपान। तो धूम्रपान कोई व्यक्ति करेगा उससे क्या होगा, एक तो आप सबको पता है ही कि स्वास्थ्य के लिए जो है ये हानिकारक है, साथ ही जो है एक उसका जो स्टेटस है उसमें भी एक गिरावट आती है, क्योंकि कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी का कोई स्टेटस होगा और उसके वर्कर जो है वो हर कहीं पे ही जो मान लो बीड़ी सिगरेट पी करके इधर उधर फेंकते रहेंगे, उसमें आग लगने का खतरा भी पैदा हो सकता है, गंदगी भी फैलती है, एक स्टेटस जो होता है उसमें भी गिरावट आती है। ये सब जो है एक तरह से मनोवैज्ञानिक खतरों के अंदर जो है वो काउंट किए जाते हैं। इसके साथ में हो सकता है कि कोई एल्कोहलिस्ट हो यानी कि कोई शराबी हो, या फिर अप्रशिक्षित हो, उसको काम करने का कोई अनुभव नहीं हो और उससे काम करवा रहे हो, ऐसे में जो है वो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, इसलिए आपके काम में भी कमी आएगी और आप डिस्टर्ब भी हो गए, आपका ऑर्डर भी पूरा नहीं हो पाया समय पर। तो इसलिए जो है वो प्रशिक्षित व्यक्तियों को जो है वो काम पर रखना चाहिए। आप सबको पता होना चाहिए कि आप ITI कर रहे हैं या ITI आपने कर ली है, तो आप ITI कर लिए हो इसका मतलब ये क्या है, आपने देखा होगा ये एक तरह से प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होता है ITI करने के बाद में। तो ये यानी कि मतलब ये हुआ कि आपको 2 साल जो है प्रशिक्षित किया गया है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर खराब तौर तरीके। तो खराब तौर तरीकों से मतलब है कि मान लीजिए जैसे मेरे को कोई कील ठोकनी है, कील ठोकने का काम जो था वो हैमर का था, लेकिन मैं किसी प्लास से ठोक रहा हूं, तो जाहिर सी बात है ये मेरी जो कार्य करने का जो तरीका है वो क्या है, गलत है।
तो ऐसे मेरे को नहीं करना है। ऐसे ही दूसरी बात मैं बात करूं यहाँ पर अनुपस्थिति, कोई वर्कर जो है वो बार बार एब्सेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं से जो है वो ऑर्डर को पूरा समय पर पूरा नहीं कर पाएगा, या कंपनी को एक तरह से क्या है कि लॉस लगने वाला है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है वो कोई भी रखना नहीं चाहेगा, इसलिए आपकी रेगुलरिटी जो है वो भी क्या होगी, जरूरी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर अवज्ञा की। अवज्ञा से मतलब ये है कि यहाँ जो है ऑर्डर को मानने वाला होना चाहिए, अपने से जो सीनियर है उस सीनियर का ऑर्डर मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, समय पर वो काम करके दें उसको। यहाँ पर फिर बात करेंगे अपन अगले पॉइंट के अंदर, आक्रामक बर्ताव। यदि किसी का आक्रामक बर्ताव है, वो हर किसी बात पर जो है वो गुस्सा हो जाता है, या किसी बात को समझता नहीं है, उससे पहले ही सुनता नहीं है, उससे पहले ही गुस्सा हो जाता है, तो ये बर्ताव जो है आपका कहलाता है आक्रामक बर्ताव कहलाता है। और ये वर्कर को जो है वो किसी प्रकार से शोभा नहीं देता है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर दुर्घटना प्रवृत्ति। तो दुर्घटना प्रवृत्ति में मतलब यही है कि वो एक तरह से अनस्किल्ड है, उसके अंदर कोई स्किल नहीं है काम करने की, और उसकी प्रवृत्ति ऐसी है वो बार बार जो है वो दुर्घटनाओं को जन्म देता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है कोई कंपनी रखना नहीं चाहेगी। इसलिए ये एक तरह से क्या है, मनोवैज्ञानिक खतरा है। तो इनसे अपने को क्या है, बचना चाहिए, इनके लिए सुधार करना होगा अपने को। अपने व्यवहार में जो है प्रवृत्ति जो है वो अच्छी बनानी होगी, अपने को अनस्किल्ड से स्किल्ड की ओर जाना पड़ेगा। आगे फिर मैं बात करता हूं हिंसा, यानी कि हिंसा जो है वो सीधी सी बात है कि किसी के साथ में मारपीट करने वाला कोई व्यक्ति है, या फिर वो हिंसात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो वो कंपनी के लिए किसी भी प्रकार से जो है वो योग्य नहीं है। फिर बात करेंगे अपन भावनात्मक उत्तेजना की, यानी कि भावनाओं पे ही उत्तेजित हो रहा है, कोई जातिवाद की भावना के ऊपर उत्तेजित होकर के और आपस में कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया, या उससे जो है आपका कार्य जो था वो जो है वो बाधित हो गया है। तो इस प्रकार के जो खतरे हैं उनसे मेरे को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। डराना, धमकाना या यौन उत्पीड़न, ये सब जो है वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक खतरे हैं, और इन सब से हमारे को क्या होगा, बचना होगा। और बचा भी जा सकता है तब आप अच्छे से स्किल्ड होंगे, आप काम को मन लगा करके सीखेंगे, आप प्रत्येक मशीनरी के बारे में, प्रत्येक टूल्स के बारे में जो है वो अच्छे से नॉलेज लेंगे, तभी जो है इन खतरों से यहाँ बचा जा सकता है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर मैकेनिकल खतरों की बात करेंगे अपन। मैकेनिकल खतरे यानी कि यांत्रिक खतरे क्या है। तो यांत्रिक खतरों में आप सबको पता हो कि यहाँ पर सबसे पहले बताया गया आपको कि अनगार्डनिंग मशीनरी। अनगार्डनिंग, गार्डनिंग का मतलब दोस्तों ये जो है वो गार्ड से बनाया। आपने कभी देखा होगा कि कहीं भी सुरक्षा करने के लिए कोई आदमी लगा हुआ है, उसको अपन गार्ड बोल देते हैं, क्योंकि गार्ड इसलिए बोला गया क्योंकि वो उसके सामान की क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, या उस जगह की सुरक्षा कर रखा है, उसलिए क्या बोल रहे हैं अपन, गार्ड। तो यहाँ पर क्या है, अनगार्डनिंग, यानी कि कोई सुरक्षा के लिए आपने कुछ लगा नहीं रखा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी मशीनरियां होती है, मान लीजिए कोई ग्राइंडर है, उस ग्राइंडर के ऊपर आपने जो है वो किसी प्रकार से गार्डिंग नहीं लगा रखी है किसी प्रकार की, तो हो सकता है आपका हाथ कट जाए, या किसी आगंतुक जो है वो देखने आया है, या कोई नए कर्मचारी जो है उसको ज्यादा ध्यान नहीं था, वो जो है गलती से हाथ लगा सकता है। या फिर बहुत सारी चीजें जो ऐसी होती है, कहीं पर जो है वो ब्लेड आ जाते हैं, कहीं पर हैमरिंग हो जाती है। तो ये जहां पर भी आपको अनसेफ जगह दिखे वहां पर अपने को क्या करनी होगी, एक गार्डनिंग करनी होगी। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है आपको कि अनगार्डनिंग मशीनरी जो है वो मैकेनिकल खतरा है एक तरह से। आगे फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फेसिंग न होना। तो फेसिंग नहीं होने का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, फेसिंग से मतलब है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर गए हो, आपने देखा होगा कि कंपनी जो है वो पूरी की पूरी एक ही छत के नीचे थी, और आपने जो है वो अलग अलग से डिपार्टमेंट नहीं बना रखे, आपने कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं बना रखा, आपने कोई ऑफिस नहीं बना रखा, आपने जो है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो है वो अलग से कोई रूम नहीं बना रखा, आपने कोई टेस्टिंग का कोई अलग से रूम नहीं बना रखा, आपने जो है किसी प्रकार से जो है वो कहीं माल आना था और जाना था उसका रूम अलग से नहीं बना रखा। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें एक ही जगह हो रही है, तो आपस में इधर उधर मिलती जाएगी, और उनसे जो है एक तो आपके प्रोडक्शन जो था उसकी जो है उसमें भी गिरावट आएगी, आप जो है वो अच्छी दक्षता के साथ में कार्य नहीं कर पाओगे, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो एफिशिएंसी को जो है वो बढ़ाने के लिए जो है आपको फेसिंग जो है वो होना बहुत जरूरी है, और इससे जो है वो अपने को चोट लगने का या फिर किसी प्रकार से दुर्घटना होने का जो है वो खतरा भी क्या होता है, कम होता है। आगे फिर बात करते हैं अपन सुरक्षा उपकरणों का नहीं होना। तो बिल्कुल कोई भी कार्य करते हैं हम, तो उसके लिए मान लो वेल्डिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जो चश्मे की जरूरत है वो जरूरत है ही है, उसको लगाना ही होगा। यदि नहीं लगाओगे
तो हो सकता है कि आपकी आंख को नुकसान पहुंच जाए। इसी प्रकार से जो है वो आप और भी कई प्रकार के कार्य करोगे तो उनके लिए जितने भी सुरक्षा के लिए, मान लीजिए चालू लाइन पे काम करना है तो जाहिर सी बात है इंसुलेटिव आपको औजार ही काम में लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के जो है वो औजार आपके पास में अच्छे होने चाहिए, टूल्स अच्छे होने चाहिए आपके पास में। दूसरी बात है नियंत्रण उपकरणों का न होना। कई बार ऐसा होता है कि आपने ऐसे कोई औजार को काम में लिया जिसका नियंत्रण नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है, तो वो आपको जो है वो दुर्घटना का शिकार कर सकता है। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आप जो है वो किसी ट्रॉली के ऊपर आपने कोई सामान रख दिया भारी और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा रहे हो, और यदि उस ट्रॉली के कोई ब्रेक प्रणाली नहीं लगी हुई है तो जाहिर सी बात है वो भारी होने के कारण आपसे रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उसका हजारों केजी का वजन जो है वो आप जो है उसको रोक नहीं सकते हो। यदि उसमें एक प्रभावी ब्रेक प्रणाली आपने लगा रखी है तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप उसको रोक सकते हो। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि नियंत्रण उपकरण का नहीं होना जो है वो एक तरह से क्या है, मैकेनिकल खतरा है। तो आपको जो है वो नियंत्रण होना चाहिए। आगे फिर हम बात करने वाले हैं, आगे है अपने इलेक्ट्रिक खतरे। तो इलेक्ट्रिक खतरों में देखें क्या है, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अर्थिंग न होना। तो आप सबको पता है कि यदि अर्थिंग नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि फेज तार के संपर्क में आने का खतरा बना रहेगा और हो सकता है अर्थिंग नहीं होने से आपकी जान भी चली जाए। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अर्थिंग अपने लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ आपको कि मान लीजिए ये कोई कूलर ही था आपके पास में, इस कूलर के पास में फेज और न्यूट्रल दोनों आ रहे थे। इस फेज ने जो है इसकी बॉडी को टच कर लिया और यहाँ पर जो है आप खड़े हुए हो और आपने भी इसको टच कर लिया, और जाहिर सी बात है आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हो, यानी कि आप इधर से ग्राउंड हो रहे हो और इधर बॉडी में जो है वो फेज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो बहुत तगड़ा वाला झटका लगने वाला है। लेकिन यदि ये बॉडी अर्थ होती तो ये फेज टच होता, लेकिन इधर का इधर ही जो है वो करंट क्या हो जाता, अर्थ हो जाता। आप जो है इसके लिए हाई रेजिस्टेंस वाला जो है एक मार्ग होते, इसलिए उधर करंट का फ्लो नहीं होता। करंट को जो है वो लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता मिल जाता अर्थ में और इधर से ये प्रवाहित हो जाती। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अर्थिंग जो है आपको दोहरी करनी चाहिए, डबल अर्थिंग करना चाहिए कि एक गलती से यदि हट भी जाता है तो दूसरा कार्य करता रहे। आगे फिर मैं बात करता हूं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होना। तो शॉर्ट सर्किट दोस्तों आप सबको पता है कि फेज तार का किसी अर्थ के या न्यूट्रल के संपर्क में आ जाना शॉर्ट सर्किट दोष पैदा करता है, और शॉर्ट सर्किट जो होता है उसके ऊपर फ्यूज पिघल करके टूट जाते हैं और सर्किट बच जाया करता है। यदि आप फ्यूज वगैरह नहीं लगाओगे तो ऐसे में वो पूरी लाइन जो है उस लाइन का तार जल सकता है, उसका इंसुलेशन खराब हो सकता है, आपका उपकरण खराब हो सकता है। तो इसीलिए अपन कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट जो है वो एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रिक खतरा है। लीकेज धारा की हम बात करते हैं यहाँ पर। लीकेज धारा से मतलब है कि मान लीजिए कोई मोटर था, उस मोटर को आपने जैसे ही सप्लाई दी, मोटर के चलने से पहले ही यदि वो सप्लाई कहीं ना कहीं ग्राउंड हो रही है तो इसका मतलब मोटर को पूरे वोल्टेज पूरी करंट नहीं मिल पा रहे हैं, और इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसको हम कह सकते हैं कि ये लीकेज धारा है, ये लीकेज सर्किट है। तो इस प्रकार का जो सर्किट है वो लीकेज धारा या लीकेज सर्किट कहलाएगा और ये एक इलेक्ट्रिक खतरा है। आगे फिर हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर खुला तार, यानी कि कोई ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट से मतलब यहाँ सीधा सा है कि मान लीजिए आपने कोई स्विच जो है वो लगा रखा है, यदि वो ऑफ की स्थिति में है तो एक तरह से क्या है, वो ओपन सर्किट है। लेकिन स्विच तो जो है आप ऑन भी किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से तार टूट जाए मान लीजिए, तो तार टूट गया, इसका मतलब वो क्या है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट की स्थिति में जो है आपका उपकरण जो है वो किसी प्रकार से कार्य नहीं करने वाला है, और इसीलिए जो है यहाँ इसको इलेक्ट्रिक खतरों में अपन ने जो है वो काउंट किया है। आगे फिर मैं बात करता हूँ फ्यूज का न होना। फ्यूज यदि नहीं लगा हुआ होता है तो आपको पता है ओवर करंट की स्थिति में भी करंट का फ्लो होता रहेगा, और करंट का फ्लो जो है वो ज्यादा होगा, तो ऐसे में आपका उपकरण जो है वो कैपेसिटी से ज्यादा करंट लेगा, तो ऐसी स्थिति में वो जल भी सकता है। तो उपकरण की जो है वो सुरक्षा करने के लिए आपने क्या है, यहाँ फ्यूज को काम में लिया है, और फ्यूज जो है वो एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रिक खतरों में आता है यदि फ्यूज नहीं लगाते हो तो। आगे फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर श्रम दक्षता संबंधी खतरे। तो श्रम दक्षता संबंधी खतरे कौन से होते हैं, यहाँ सबसे पहले बात करता हूं मैं मैनुअल हैंडलिंग तकनीक खराब होना। मैनुअल हैंडलिंग का मतलब यहाँ पर मान लीजिए, जैसे मैं बात एक उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूं कि किसी
किसी थर्मल पावर प्लांट के अंदर, यानी कि आपके पास में कोई एनटीपीसी का जो है वो थर्मल पावर प्लांट था, उसमें आपको जो है ब्लोअर में पानी को गर्म करने के लिए कोयले को जलाना था, और कोयले की जो हैंडलिंग थी वो मैनुअल थी। तो ऐसे में क्या है कि कुछ मजदूर जो है वो काम बीच के अंदर ही रेस्ट करने लग गए या काम चोर हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वो कोयला जो है वो जलना बंद हो जाएगा। ऐसे में ब्लोअर जो था उसमें जितना पानी गर्म होना था, जितने वाष्प पैदा होनी थी, उतनी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जो है वो एक तरह से आपको कौन से श्रम दक्षता संबंधी खतरे पैदा कर देगी, यानी कि आपको जितना करंट या जितना वोल्टेज या जितना वाटेज आपको पैदा करना था उतना नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वो आप किस पे सुधार करेंगे, अपनी मैनुअल हैंडलिंग तकनीक खराब थी, और उसके ऊपर आप फिर मशीनरी लगाएंगे, और मशीनरी के थ्रू जो है वो रेगुलर जो है कोयला पहुंच पाएगा बॉयलर तक, और बॉयलर में रेगुलर कोयला पहुंच पाएगा। तो जाहिर सी बात है रेगुलर जो है वो बिजली का उत्पादन होता रहेगा, और आपको जो निश्चित वाटेज था वो मिलता रहेगा। इस प्रकार से आप जो है वो मैनुअल हैंडलिंग से आप जो है मैनुअल हैंडलिंग को सुधार करके आप जो है वो सही से कार्य कर सकते हैं। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर मशीन का लेआउट गलत होना। आप कोई मशीन को डिजाइन कर रहे हैं और उसका लेआउट, यानी कि लेआउट को मैं कह सकता हूं कि एक तरह से उसका पहले से आपने एक निर्धारण किया है, एक चित्र बनाया है, एक कच्चा चित्र तैयार किया है, तो वो ही आपने गलत बना दिया। तो जाहिर सी बात है उसी के अनुसार आप कार्य करेंगे और आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो भी गलत ही होने वाला है। और ऐसे खतरे जो है वो श्रम दक्षता संबंधित खतरों में काउंट किए जाते हैं। आगे फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर डिजाइन गलत होना। आपको जिस प्रकार की डिजाइन चाहिए थी वो डिजाइन आपकी गलत हो गई है। तो ऐसे में जो है वो कौन से खतरे कहलाते हैं, श्रम दक्षता संबंधी खतरे। आगे फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर हाउस कीपिंग खराब होना। यदि आपने साफ सफाई अच्छे से नहीं करा रखी है, किसी प्रकार से फिसलन छोड़ दी या कचरा वचरा छोड़ दिया, उससे आपकी कार्य क्षमता जो है उसमें कमी आ गई है, तो इस प्रकार के जो खतरे होंगे वो श्रम दक्षता संबंधी खतरों को न्योता देते हैं। इसलिए हमारे को जो है वो इनका ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हाउस कीपिंग जो है वो भी अच्छे से करवानी चाहिए। आगे फिर हम बात करेंगे अपन गलत टूल्स आदि, यानी कि जिस टूल्स का अपने को यूज नहीं करना था आपने उसका यूज कर दिया, और उससे हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो गया, या आपका प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे थे उसमें कोई टूट फूट हो गई। तो ऐसे में जो है वो आपकी दक्षता जो है उसमें कमी आ जाएगी, और इस प्रकार के जो खतरे होंगे उनको अपन किस में काउंट कर लेंगे, श्रम दक्षता संबंधित खतरों में। तो धन्यवाद दोस्तों।